we'll discuss about the second part of transport across the cell membrane, which is active transport. So what is active transport? In previous lecture we have discussed the difference between passive and active transport. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूव करते थे. और एक्टिव क्या है, जहाँ मॉलिक्यूल आपके लो टू हाई कंसंट्रेशन मूव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, हमने बोला था कि एक अगर बॉल लेते हैं, अगर उसे ऊपर से आप नीचे की ओर यानी कि हाई से लो की ओर आप डालते हैं तो वो उसमें आपको कुछ एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप उस बॉल को नीचे से ऊपर की ओर उछालते हैं तो वहाँ पे आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है. तो जब आप लो टू हाई किसी चीज़ को पहुँचा रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल को, अब आप सेल पे आ जाइए, अगर किसी सेल में आपको मॉलिक्यूल को हाई कंसनट्रेशन से लो की ओर पहुँचाना है तो उस केस में आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो क्या है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है. और वहीं दूसरी ओर अगर आपको बॉल को लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर पहुंचाना है, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल को लो से हाई की ओर पहुंचाना है तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और एक और डिफरेंस, पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में आपका जो सिंपल डिफ्यूजन था उसमें आपको किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, डायरेक्टली मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल चले जा रहे थे. एग्जाम्पल हमने देखा था गैसियस मॉलिक्यूल, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. और वहीं दूसरी ओर फैसिलिटेटेड जो था उसमें हमें कैरियर की ज़रूरत पड़ रही थी. बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें किसी भी केस में, चाहे वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों ही केस में कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम जरा स्टडी करते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है. तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी और एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी. So what is the difference between primary and secondary active transport? प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसमें जो एनर्जी होगी, अब ये तो समझ में आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी भी चाहिए होगी और कैरियर भी चाहिए होगा. ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है. प्राइमरी के केस में जो हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, एटीपी से. ठीक है, जबकि सेकेंडरी के केस में आपको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से. अभी इसे समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. एक में एनर्जी कहाँ से मिल रही है आपको, एटीपी से. दूसरे के केस में एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से. तो अभी इसे समझते हैं डिटेल में. तो देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है. मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक है, और इससे भी पहले आप सिंपली, हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम बार बार बोल रहे हैं उसे यहाँ पे समझ लेते हैं. ये मान लीजिए हमारी मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन में मैंने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में कैरियर मस्ट है, बिना कैरियर के काम नहीं चलेगा. सपोज दिस इज द कैरियर. ठीक है, ये कैरियर है. तो हमेशा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें मूवमेंट कैसा होता है. मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है. ठीक है, दोनों साइड, सेल की एक साइड ये है, ये दूसरी साइड है. मान लीजिए ये कौन सी साइड है आपकी, ये इनसाइड है, सेल के अंदर का पार्ट ये है और ये आउटसाइड है. तो अगर मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है यानी कि कंसंट्रेशन यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा आपने बता दी. तो लो टू हाई अगर इस तरीके से मूव करना है मॉलिक्यूल को, यहाँ से यहाँ की ओर, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ध्यान रखेंगे, लो से हाई की तरफ. और ये लो किससे हाई की तरफ जाने के लिए या तो उसे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एटीपी की, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की. तो ये दोनों आप समझते हैं हम डिटेल में किस तरीके से वर्क करेगा. तो ये हमारी क्या थी, सेल मेम्ब्रेन है. चलिए प्राइमरी का एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं हम. प्राइमरी का एग्जाम्पल है आपका सोडियम, पोटेशियम, और वो भी 2 सोडियम 3 पोटेशियम एटीपेज पंप. ये इसी का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसे समझते हैं ये कैसे काम करता है, ये पंप कैसे वर्क करता है.
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो सोडियम की कंसंट्रेशन दो हम यूज़ कर रहे हैं। देखो ये सोडियम है, रेड कलर से जो मैंने डिनोट किया है ये सोडियम है, ये सेल के बाहर का पोर्शन है, याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, ये आउटसाइड है और ये है इनसाइड, ठीक है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका बाहर वाला हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा। तो सोडियम की कंसंट्रेशन, रेड कलर जो है सोडियम को दिखा रहा है, सोडियम बाहर क्या है, ज़्यादा है, और अंदर क्या रहता है आपका, कम रहता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल मैंने बना दिया है। और वहीं दूसरी ओर पोटेशियम ब्लू कलर से शो किया है, इनसाइड द मेम्ब्रेन पोटेशियम क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, जबकि आउटसाइड क्या होता है आपका, कम होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे आपकी प्रोटीन वर्क करने वाली है, कैसे आपके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। तो क्या होगा आपका, ये हम कैरियर प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम वाली प्रोटीन है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज की प्रोटीन ये है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो प्राइमरी की बात की, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल है। प्राइमरी में किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की, तो ठीक है एटीपी आएगा। अब ये एटीपी क्या करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमेशा एटीपी जहाँ पे भी आता है क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है। तो यहाँ पे भी ये वही करेगा, अपना एक फॉस्फेट ग्रुप इस प्रोटीन को दे देगा। तो यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है, और अपना क्या हो गया होगा, ये एडीपी में कन्वर्ट हो गया होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो सिंपल हुआ, एटीपी आया, इसने इस प्रोटीन को क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप दे दिया। प्रोटीन को फॉस्फेट ग्रुप देने के बाद हुआ क्या कि आपके जो सोडियम है, अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोला था हमने, लो से हाई की ओर मूवमेंट होता है। तो सोडियम कहाँ कम है, रेड कलर से मैंने सोडियम डिनोट किया था, सोडियम यहाँ पे कम है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, ये दो सोडियम, मान लो ये वो दो सोडियम है, ये यहाँ से मूव किए, यहीं से इनका एरो बना देती हूँ मैं, यहाँ पे एक और इनकी बाइंडिंग साइड दिखा देते हैं। ये बाइंडिंग साइड है इनकी, लाइक दिस। ये सोडियम गए, देखो दोनों सोडियम मूव किए, और इन्होंने क्या किया, एक सोडियम यहाँ पे जाके बैठ गया और एक सोडियम यहाँ पे जाके बैठ गया। ये वो दो सोडियम है, देखो दोनों अपनी बाइंडिंग साइड में जाके बैठ गए, प्रोटीन में इनकी बाइंडिंग साइड थी। तो क्या हुआ, फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हुआ और ये सोडियम अपनी बाइंडिंग साइड पे जाके बैठ गए। अब जैसे ही ये प्रोसेस हुई तो ये जो प्रोटीन थी ये क्या हो गई, फ्लिप हो गई। देखो कैसे प्रोटीन फ्लिप होती है, इसी को हम आगे बता रहे क्या हुआ। देखो अगेन ये हमारी मेम्ब्रेन थी, रफली हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, फ्लिपिंग हुई। फ्लिपिंग से क्या हुआ होगा, इसका जो माउथ ओपन था, कहाँ था, नीचे की ओर ओपन था, अब ऊपर ओपन हो जाएगा। देखो इस तरीके से, ये ठीक है। क्या हुआ, प्रोटीन की फ्लिपिंग हो गई, और फ्लिपिंग के टाइम पे ऑब्वियसली फॉस्फेट ग्रुप अपनी पोजीशन पे रहेगा, फॉस्फेट कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो आपके सोडियम थे, ये सोडियम जो यहाँ पे आके बैठे हुए थे, ये गए यहाँ से, ये सोडियम दो थे ना बैठे हुए, ये यहाँ से गए और कहाँ पहुँच गए, दोनों के दोनों जहाँ इन्हें पहुँचना था, आउटसाइड आ गए। मैं बाकी मॉलिक्यूल्स नहीं दिखा रही हूँ। और इसी टाइम पे एक और चीज होगी, क्या होगी वो मिनट, जो आपके पोटेशियम है, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे पोटेशियम दिखाए थे मैंने, पोटेशियम क्या करेंगे, अंदर पोटेशियम आप जानते हैं, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है ना, तो ये भी पोटेशियम लो से हाई की ओर आएंगे। तो ये ब्लू कलर से जो पोटेशियम दिखाए हैं, देखो ये यहाँ से आते हुए अपनी बाइंडिंग साइड पे आके बैठ जाएंगे। इस साइड इनकी बाइंडिंग साइड है, देखो 1 2 3, ठीक है। ये पोटेशियम आए और कहाँ बैठ गए, अपनी बाइंडिंग साइड में। मैंने पहले बताया था, ये प्राइमरी में हमने क्या बोला था, 2 सोडियम जाएंगे तो 3 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो 3 पोटेशियम यहाँ पे आके बैठ गए, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही पोटेशियम यहाँ आके बैठे, वापस से क्या होगा, प्रोटीन दोबारा से फ्लिप होगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। मैं सिंपल प्रोटीन ही बना रही हूँ।
1 2 3। ठीक, आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। ये हमारी मेम्ब्रेन है। तो क्या हुआ, ओरिजिनल पोजीशन में आई, सोडियम तो बाहर जा चुके थे। अब ये पोटेशियम जो यहाँ पे थे वो यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे थे ना, अब यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। ये आ गए, देखो तीनों के तीनों पोटेशियम अंदर आ गए। और जब ये अंदर आए तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फॉस्फेट जो है इस तरीके से एरो लगा दीजिए, फॉस्फेट को बाहर जाता हुआ दिखा दीजिए। फॉस्फेट बाहर जा रहा है, इसका वेट कौन कर रहा है, एटीपी, क्योंकि एटीपी ने जब एक फॉस्फेट ग्रुप दिया था तो जो एटीपी था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, एडीपी में। अब ये एडीपी वेट कर रहा है, फॉस्फेट वापस आया, इस एडीपी के साथ मिला और क्या बना दिया वापस से, एटीपी, एनर्जी कंजर्वेशन। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो हुआ क्या, प्राइमरी के केस में क्या हुआ, लो टू हाई गए, सोडियम बाहर ज़्यादा थे तो क्या आए, अंदर की ओर आए। आपको 1 मिनट, सॉरी, क्या हुआ था, देखो सोडियम बाहर थे ज़्यादा और अंदर कम थे। तो अंदर जो सोडियम कम थे वो कहाँ की ओर गए, बाहर की ओर। मूवमेंट क्या रहा आपका, बाहर की ओर का, क्योंकि लो टू हाई जाना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और पोटेशियम बाहर कम थे, अंदर ज़्यादा थे, तो कम से ज़्यादा की ओर आना है। तो देखो कम से ज़्यादा की ओर आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये आपने जो पढ़ा ये क्या है आपका, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर होना चाहिए ये आपको। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एग्जाम्पल याद रखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बोला कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की जरूरत है, हमें एटीपी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी वही हम ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियसली कैरियर यहाँ पे भी होने वाले हैं, विदाउट कैरियर तो कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी मेम्ब्रेन हो गई हेड और टेल के साथ। ये मान लीजिए सिंपल ड्रॉ कर लेते हैं प्रोटीन को, ये है आपकी प्रोटीन। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन है। साइड से भी हम थोड़ा सा ड्रॉ कर दें। ठीक, तो क्या होगा, देखो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप क्या होते हैं इसके, 2 टाइप होते हैं आपके। एक होता है आपका सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को पहले समझ लेते हैं, फिर सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, अगर ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आपकी कैरियर प्रोटीन है, तो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट में इसको तो आप छोड़ दीजिए। क्या होगा, देखो सेकेंडरी के केस में एक जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, 2 के बीच में ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम दिखा देते हैं, और सेकेंड मॉलिक्यूल ये है, यहाँ इसकी कंसंट्रेशन हम ज़्यादा दिखा देते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, देखो पहला मॉलिक्यूल जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट सॉल्यूट है, वो क्या करेगा, हमेशा हाई टू लोअर आएगा। ये देखो, ये यहाँ से आएगा, अंदर आ गया, देखो बाहर ज़्यादा था, कम में आ गया। अब उल्टा हो रहा है ना, एक्टिव में क्या होता है, लो टू हाई होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में देखो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या आता है, पहला वाला जो सॉल्यूट है वो क्या करता है आपका, हाई टू लो आता है, और इसकी वजह से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जैसे पैसिव में हुआ करता था। पैसिव में हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हाई टू लो होता था, और उस मूवमेंट की वजह से ही एनर्जी क्रिएट हो जाती थी और काम हो जाता था, ट्रांसपोर्ट हो जाता था। तो इस वाले केस में क्या होगा आपका, पहला वाला मॉलिक्यूल हाई टू लो ही आएगा, लाइक पैसिव डिफ्यूजन। इस मूवमेंट की वजह से एक एनर्जी आपकी क्रिएट होगी अंदर, ठीक है, एनर्जी क्रिएट हुई, और इस एनर्जी के क्रिएशन की वजह से, इस एनर्जी की क्रिएशन की वजह से दूसरा वाला जो सॉल्यूट है, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये कहाँ मूव करेगा, लो टू हाई। अब इस केस में देखो, लो कहाँ है कंसंट्रेशन इसकी, बाहर, हाई कहाँ है, अंदर, तो मूवमेंट कैसा होगा इसका,
होगा या नहीं होगा? तो क्या हुआ देखो, बहुत सिंपल है, पहला वाला जो सॉल्यूट है वो हाई टू लो ही जाएगा, जैसे पैसिव जाता था, इसी वजह से खुद ब खुद एनर्जी जनरेट होगी और ये एनर्जी दूसरे वाले सॉल्यूट को हेल्प करेगी टू मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे जो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दो मैंने पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट समझ में आ गया। अब सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट जो हमने पढ़े हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, सिम्पोर्ट के केस में जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सिम्पोर्ट का मतलब ही होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स ये क्या है, आपका सिम्पोर्ट है। अब इस केस में बताइए, सेम डायरेक्शन है? क्यों नहीं है? ये भी आपका कहाँ से आया था? आउटसाइड टू इनसाइड आया है, ये भी आपका आउटसाइड टू इनसाइड। एरो देखो दोनों के सेम डायरेक्शन में है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिम्पोर्ट का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना इस बात को कि सिम्पोर्ट के केस में क्या हुआ, आपका दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में आए हैं, जबकि एंटीपोर्ट के केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इस चीज को चेंज कर देती हूँ, चलिए पहला वाला एज इट इज रहने देते हैं, ये था आपकी कैरियर प्रोटीन, ये थी, ये एरो लगा, ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, पहला वाले के ज़्यादा मॉलिक्यूल थे, तो हाई टू लो आया। पहला तो आपको पता ही है कि हाई टू लो आएगा, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होगी। अब दूसरे वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं। दूसरा वाला मॉलिक्यूल, मान लीजिए दूसरा वाला मॉलिक्यूल भी यहाँ कम था और यहाँ दूसरा वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो क्या होगा? पहला वाला मॉलिक्यूल जो था वो तो हाई टू लो आ गया। क्लियर है? ठीक हो गया। लेकिन दूसरे वाले के लिए क्या कंडीशन हमने बोली थी? दूसरा वाला हमेशा लो टू हाई जाएगा, क्योंकि केस किसका है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। पहला वाला ध्यान रखो, ये केवल एक क्या कर रहा है, सपोर्टर की तरह काम कर रहा है। पहला वाला जो कंपोनेंट है, पहला वाला मॉलिक्यूल केवल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है? अपना तो वो हाई टू लो जा रहा है पैसिव की तरह, तो उसके मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट हुई और उस एनर्जी की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये कहाँ चला गया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसे क्या बोलेंगे? जहाँ पे आपका मॉलिक्यूल क्या किया, दोनों मॉलिक्यूल देखो अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, ये अंदर आया, दूसरा बाहर गया है, इसको क्या बोलते हैं? एंटीपोड। एंटीपोड मतलब एंटी अपोजिट। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव किया तो वो क्या है? एंटीपोड है। दोनों में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सिम्पोर्ट, जब मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाते हैं, उसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये आपने थायराइड ग्लैंड में पढ़ा है कि किस तरीके से सोडियम और आयोडाइड सेम डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर मैं अपोजिट की बात करती हूँ, एंटीपोड की बात करती हूँ, तो ये आपने हार्ट वाले सिस्टम में पढ़ा हुआ है। आपके हार्ट में मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ एंटीपोड का एग्जाम्पल। सोडियम, 3 सोडियम, एग्जैक्टली 3 सोडियम 1 कैल्शियम, एंटीपोड। ठीक है, तो क्या होता है हार्ट के केस में? क्या होता है? 3 सोडियम जो है, 3 सोडियम आपके अंदर आते हैं, उसके बदले में केवल 1 कैल्शियम बाहर जाता है। ये एग्जाम्पल इसका मान लीजिए आप, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। दोनों प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी जिसमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से। इसीलिए आपको हाई टू लो की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, हमेशा लो टू हाई जाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ही ये। ठीक है, एनर्जी जो एटीपी है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो दोनों मॉलिक्यूल कहाँ मूव करते हैं? लो टू हाई कंसंट्रेशन की ओर। जबकि सेकेंडरी के केस में, क्योंकि एनर्जी आपको एटीपी के फॉर्म में मिलती नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए पहले मॉलिक्यूल को कैसा जाना पड़ता है? फ्रॉम हाई टू लो, और फिर दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है और वो लो टू हाई मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू।